हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी बच्चों का रोजगार विद पूनम चैनल पे स्वागत है। आज मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि एस्टेट की एग्ज़ाम डेट आ गई है, आपका 26 जुलाई और 27 जुलाई को आपका एस्टेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है, जो कि हमारा 2024 का एस्टेट है, क्योंकि पेपर पोस्टपोन हो गया था इस वजह से। तो देखो, आज हम हरियाणा जीके पढ़ेंगे, जो एस्टेट में भी बेहद इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि एग्जाम पास में है और सीईटी भी बहुत जल्द आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो दोनों के लिए आज हमारी क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। हर बच्चे को पूरी क्लास ध्यान से देखनी है। क्लास थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट इतनी रहेगी कि सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए कर रहे हैं, ठीक है। और फिर भी जहां समस्या रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं जरूर बाद में देखती भी हूं और रिप्लाई भी करती हूं। तो देखो बच्चों, 26-27 जुलाई को एस्टेट का पेपर, बहुत जल्दी ऐसे ही सीईटी का नोटिफिकेशन आने वाला है। एस्टेट में हरियाणा जी के 10 नंबर की और सीईटी में 25 नंबर की, ठीक है। तो बेहद अच्छा स्कोर करने के लिए हरियाणा जी के भी बेहद अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और अपनी डेली क्लास चलेगी। अब एस्टेट वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी हर क्लास, और जो साइकोलॉजी के छोड़ के सारी सीईटी वाले बच्चों को भी सारी क्लासेस लेनी है, ठीक है। मैं आपको बहुत दिनों से कहती रहती हूँ, बार बार जब भी क्लास लेती हूँ, कि पढ़ते रहना, लगातार पढ़ते रहना, सिलेक्शन तब होगा। चलो आओ, बिना थके हुए, बिना हताश हुए, बिना निराश हुए, आराम से फुल एनर्जी के साथ और आराम से अपनी पूरी क्लास करेंगे। और हर बच्चा जो भी नया जुड़ रहा है अपने चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना अपने चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि डेली जो क्लास आ रही है उसकी नोटिफिकेशन आप तक आ सके, ठीक है। चलो आओ बच्चों, चलो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं हम। देखो, हरियाणा को मुख्य भौगोलिक भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन है ये, पूछा गया कि हरियाणा का जो भौगोलिक भाग है, कुल मिला के हरियाणा, देखो हर जगह की एक भौगोलिक स्थिति होती है। भूगोल का मतलब ही, भौगोलिक का मतलब ही होता है कि ये स्ट्रक्चर कैसे कैसे आपका हरियाणा डिवाइड है, कैसे कैसे बटा हुआ है, उसके आधार पे पूछा गया कि हरियाणा को भौगोलिक भागों में बांटा गया है, वो कितने भाग हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा ये, ठीक है। तो अब आप बताओ, देखो आपको याद रखना है, यहां से बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं और बहुत बच्चे फंसते हैं। आगे से ना फंसो, इसीलिए ध्यान से सुनते रहना। एक गुड़िया ने ना कल परसों कह रही थी कि मैम आपकी डेली क्लास लेती हूँ, और क्वेश्चन पूछा कि आपने जींद जिला जब करवाया, जैसे मैंने मैराथन क्लास ली थी हरियाणा जीके की, तो गुड़िया ने बोला कि मैम भूतेश्वर मंदिर कहाँ है, जबकि बहुत ही बेसिक सी बात थी, मैंने पता नहीं कितनी ही बारी बता दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, भूतेश्वर मंदिर जींद में है, ठीक है। तो आपको ये, जब सारी क्लासेस ले रहे हो और फिर भी आपको नहीं आता है, इसका मतलब आप क्लास ध्यान से नहीं लेते हो। आपको क्लास ध्यान से लेने की जरूरत है, इस बात का ध्यान रखना हर एक बच्चा, ठीक है। जब आपको क्लास में करवाए हुए क्वेश्चंस नहीं आ रहे, इसका मतलब जब आप पढ़ते हो ध्यान इधर उधर भटकाते हो। ऐसा नहीं करना। हो सकता है आपने ध्यान भटकाया और तब क्वेश्चन करवा दिया हो और वही आपके एग्जाम में आ गया और आपका गलत हो गया, तो वो पूरी क्लास आपने 1 घंटे ली, 2 घंटे ली, 3 घंटे ली, उस क्लास का कोई औचित्य ही नहीं रहता अगर क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो ऐसा नहीं करना। ईमानदारी से जितना पढ़ते हो ध्यान से बस पढ़ा करो, ठीक है। अदरवाइज जिसको नहीं पढ़ना वो छोड़ दो, लेकिन जब पढ़ते हो तो ध्यान से पढ़ो, है ना बच्चों। चलो देखो, भौगोलिक भागों में बांटा गया है। भौगोलिक भाग है बच्चों 5। कौन कौन से हैं? अरावली हो गया, शिवालिक हो गया, इस तरीके से, ठीक है। तरंगित बालू मैदान हो गया। तो यूं करके बच्चों हमारे 5 भाग बनते हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैंने ना पूरा भौगोलिक संरचना के बारे में, जैसे कुरु हरि भट्टी भी हमारा नाम है, हरियाणा को डिवाइड किया गया था। योद्धे राज्य कहाँ है, गणराज्य कहाँ है, ये सारे भी मैंने करवा रखे हैं। अगर आपको पीछे की क्लास देखनी है या नहीं, आपको पीछे की क्लास देखनी है, जरूर देख लेनी है, क्योंकि पेपर में सिर्फ इंपॉर्टेंट आने वाली बात ही करवा रखी है, ठीक है। तो बच्चों, अच्छा एक है ना, हाँ सुनो ध्यान से, जिसको एस्टेट का एग्जाम देना है ध्यान से सुनना, क्योंकि आज डेट अनाउंस हुई है 26 जुलाई और 27 जुलाई, शायद यही है, या 25 जुलाई या 26 जुलाई, ध्यान नहीं है। रुको मैं अभी देख के बता देती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही नोटिफिकेशन क्या डेट अनाउंस हुई थी। एक सेकेंड बच्चों, 26 जुलाई और 27 जुलाई को, ठीक है। तो देखो, इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक सूरजकुंड का मेला हर बच्चे को करके जाना है, और मैंने करवा रखा है। हरियाणा का परिवहन का, हरियाणा की नदियां, बांध, झीलें, ये सब करके जानी है। 4-5 नंबर की तो आपकी स्टेटिक रहेगी, 4-5 नंबर की आपकी हरियाणा की करंट रहेगी। मैंने हरियाणा की करंट
पूरी की पूरी अब तक मई तक की, सॉरी अप्रैल तक की मैंने कंप्लीट करा रखी है, अप्रैल की भी करंट अफेयर करा रखी है, वो क्लास जरूर देख जाना, क्योंकि आपको खाली हरियाणा जीके की स्टैटिक नहीं करके जानी बच्चों, आपको हरियाणा जीके का करंट भी पढ़ के जाना है, पेपर में वो भी आएगा। ठीक है, जो बातें बताती चलो बिल्कुल टू द पॉइंट बताऊंगी। देखो मैंने एचटेट कई बार क्लियर कर लिए हैं, मैं एमएससी फिजिक्स थे तो मेरा पीजीटी फिजिक्स था, मेरा वो एग्जाम भी क्लियर थे। कुल मिला के अब तो जॉब में है तो अब तो बात का कोई औचित्य नहीं है, मैं इसलिए बता पा रही हूँ आपको, इसलिए बता रही हूँ जैसे मैंने क्लियर किए थे, जैसे मैंने स्ट्रेटजी अपनाई थी वही आपको बताऊंगी, उसी तरीके से आपको निकालने हैं। जब मैंने शुरुआत में फर्स्ट टाइम पेपर निकाला था ना स्टेट का पहली बार, वो मैंने सिर्फ 1.25 महीने तैयारी करके निकाले थे, वो निकाला था टीजीटी मैथ का, बाद में साइंस और फिजिक्स वाले ये बाद में निकाले थे। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब 1.25 महीने में मैं निकाल सकती हूँ तो आप भी आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट रही हूँ। ठीक है, चलो आओ पढ़ते हैं बच्चों। देखो बात यह है कि जो लगातार मेहनत करता है हर बच्चा सफल होता है, इसमें एवरेज हो, इंटेलिजेंट हो, नालायक हो, कोई मैटर नहीं करता, मैटर करता है आप लगातार पढ़ रहे हो या नहीं। ठीक है, चलो आओ बच्चों, पहले का उत्तर है ए। चलो सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। देखो इंदौरी नदी का उद्भव डैश के निकट है, इंदौरी नदी का उद्भव है कहां पे है? देखो आपको पता है कैथल, हमारा जो इंदौर, कैथल, भिवानी और करनाल। देखो सबसे पहले तो आपको हर बच्चे को मैप आना चाहिए हरियाणा का, मैंने बहुत बार आपको करवाया भी है। हमारा ये हरियाणा है, देखो मैं वैसे ड्रॉ नहीं कर रही, मैं हमेशा ही सर्कल से ही समझाती हूँ। देखो बच्चों यहाँ हमारा यमुनानगर है, यहाँ हमारा करनाल है, यहाँ हमारा पानीपत है, यहाँ हमारा सोनीपत है, फिर दिल्ली आती है, फिर फरीदाबाद और गुरुग्राम, यूं करके हमारे 6 जिले इधर हैं। समझ गए? इधर है हमारा पंचकुला, इसके पास है अंबाला, अंबाला के नीचे है यहाँ पे कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के आसपास यहाँ है कैथल। अब मैं क्या बताना चाह रही हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो ये साउथ की साइड है ना, हमारी इंदौरी नदी साउथ की नदी है, दक्षिण की नदी है इंदौरी नदी। ठीक है, तो दक्षिण की नदियों में मैं ये बताना चाह रही हूँ, जो हमारा भिवानी है, करनाल है या कैथल है, ये दक्षिण की साइड नहीं आते। ठीक है, तो नहीं आते तो यहाँ पे इंदौर वैसे कहा जाता है, कैथल, भिवानी, करनाल, ये तो देखो इसलिए आंसर नहीं है। आपको याद रखना है इंदौरी नदी हमारी दक्षिण की नदी है, दक्षिण की नदी होने की वजह से ये तो हमारे जिले कट गए। अब बात आती है इंदौर, क्या इंदौर राज्य? देखो ये सही मायने में बताए ना तो बहुत लोग बता रहे हैं कि इंदौर राज्य नहीं, ऐसा नहीं है उसके आसपास है, लेकिन ये एक नाले से निकल के आती है और ये लगभग एक छोटी सी नदी है, नाले के रूप में ही है, जो कि लास्ट में जाके कहाँ मिल जाती है? ये मिल जाती है हमारी साहिबी नदी में। ठीक है, जो कि एक मसानी बांध भी है जिसके ऊपर दिल्ली में, ठीक है, बनाया गया था बाद में, सॉरी रेवाड़ी में, लेकिन साहिबी नदी, सॉरी रेवाड़ी में है मसानी बांध, कहीं कहो कि मैसेज करने शुरू कर दो कि मैम दिल्ली में ना, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये साहिबी नदी में मिल जाता है। ठीक है, इंदौरी का, तो ये इस किस में मानी जाती है, जबकि मैं इसको भी गलत मानती हूँ। अब बच्चे कमेंट मत करना कि ये कहोगे कि मैम इंदौर में ही है या इंदौर का नाला, नहीं, पूरी डिटेल में देखने के बाद एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है और जो एचएसएससी ने माना था वो ये माना था, मैं आपको ये बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे इंदौर नाला लिख रखा हो ना तो करेक्ट है, क्योंकि एक नाले के रूप में ही है, सही अस्तित्व ये है कि ये नदी है ही नहीं, तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, चलो आओ अगला क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। हर्षवर्धन ने थानेश्वर पर डैश के दौरान शासन किया था। देखो भाई अब आपका स्टेट का एग्जाम आ गया, बहुत जल्दी सीईटी का पेपर भी आएगा। सीईटी का पेपर तो क्या आएगा, पहले नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म फिल करवाए जाएंगे, लेकिन मैं आपको यह जरूर बता देती हूं आपके पास बाद में टाइम बहुत कम बचेगा सीईटी की तैयारी के लिए भी। सीईटी वाले भी मेरे प्यारे बच्चों लगातार पढ़ते रहना, जो एचटेट का पेपर देंगे वो सीईटी का भी जरूर दे देना। ठीक है, तो सभी बच्चों को मैं ये बता देती हूँ, देखो एचटेट तो 26-27 जुलाई को आ गया, उसकी तैयारी तो खूब कर लेना, पेपर अब है, आगे इसके बेस पे वैकेंसीज आ रही हैं। देखो ना हमें पता ना किसी और टीचर को पता, हम वही बातें बता पा रहे हैं जो हमारे सीएम साहब नायब सिंह सैनी जी बार बार घोषणा कर रहे हैं, हर जगह पे जहां जाते हैं बोलते हैं टीचर्स कितनी वैकेंसीज आएंगी, इतनी वैकेंसीज, हम उनकी कही हुई बात आपको बता रहे हैं। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, आपको ध्यान इस बात का रखना है बच्चों, सीईटी पे अब अगर आप एचएसएससी में कोई और काम के लिए जाते हो तो आपका कोई काम नहीं होता, आप वहां पे जाके देखोगे ना सिर्फ और सिर्फ ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे अभी काम सरकार ने खुद ने बोले तो हम सीएम साहब ने खुद ने बोला है
कि ऑफिस में, एचएसएससी ऑफिस में कोई और काम कोई भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सीईटी की प्रिपरेशन की, कैसे सीईटी का एग्जाम कंडक्ट किया जाए, कहाँ कहाँ सेंटर बनेंगे, मतलब कुल मिला के सिर्फ इसी चीज पे काम चल रहा है, ठीक है। या फिर जो पेंडिंग एग्जाम्स है जो बता रहे हैं लगभग जुलाई के लास्ट में, अगस्त के फर्स्ट वीक में होने की संभावना, तो ये बताया जा रहा है कि सीईटी के लिए ही तैयारियां चली। इट मीन्स पोर्टल जल्दी ही ओपन होके, उसके लिए भी मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको टाइम मिलेगा कम। जब आपको टाइम कम मिलेगा तो इसका मतलब अभी तैयारी करते रहना, बाद में कहीं पछतावा ना हो, क्योंकि सीईटी अभी 3 साल के बाद हो रहा है, तो आगे भी ऐसा ना हो। तो बच्चों लगातार पढ़ते रहना, मैं हर बच्चे से यही कहती रहती हूँ, ठीक है। चलो, हर्षवर्धन ने थानेश्वर पर डैश के दौरान शासन किया था। देखो कई बच्चे कमेंट्स करते हैं कि मैम क्लास के बीच में बातें ना किया करो, सिर्फ क्वेश्चन कराया करो। देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी उम्मीदें हैं, मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा के चली जाऊं, उनकी समस्या ना सुनूंगी तो भी गलत है ना। हमें देखो, हम अपनी लाइफ को जी रहे हैं, उसमें सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, हम पेरेंट्स को कुछ भी नहीं देख रहे या किसी चीज का ध्यान नहीं रख रहे, वो गलत है। हमें सब चीजों को मैनेज करके चलना पड़ता है। ऐसे ही हमारे साथ भी है, बच्चों की जो समस्याएं हैं वो नहीं सुनेंगे तो फिर वो कैसा टीचर है। बच्चों को गाइड भी करना पड़ेगा, ये बिल्कुल कंफर्म्ड है कि गाइड नहीं करोगे तो सही दिशा नहीं पकड़ेंगे। कम टाइम में सिलेक्शन लेने के लिए टीचर की हेल्प बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो इसीलिए जब जब कुछ कुछ बताती हूं तो कोई बात नहीं, 4-5 मिनट बताई जा रही है तो हो सकता है वो आपकी भी काम की हो सकती है। मान लिया बहुत इंटेलिजेंट हो, कई बार बिना इंटेलिजेंट की भी बात सुनने से थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं हेल्प हो सकती है। तो ऐसे ऐसे कमेंट्स ना किया करो, बस ईमानदारी से पढ़ाया जाए, खूब मेहनत पे, अपनी मेहनत पे विश्वास रखो और जो क्लासेस ली जाए लेते रहो, जरूर सिलेक्शन तक पहुंच जाओगे। देखो बच्चों, हर्षवर्धन ने थानेश्वर पर डैश के दौरान शासन किया था, मैंने आपको बताया हुआ है। हर्षवर्धन का जो जन्म है बच्चों, मैंने पूरा हर्षवर्धन के बारे में बताया हुआ, पहले भी एक बार फिर से सुन लो। 590 ईस्वी में हुआ था, राजा बने थे प्रभाकर वर्धन के बेटे, बड़ा बेटा था राज्यवर्धन, छोटा बेटा था हर्षवर्धन, और इनकी बहन थी राजेश्वरी। तो क्या हुआ, प्रभाकर वर्धन 605 में वो उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद इनका बड़ा बेटा राज्यवर्धन बनाया, राजगद्दी पे बैठाया गया, राजा बनाया गया। उनकी भी हत्या कर दी गई उनकी। तो उनकी हत्या करने के बाद अब कौन शासन करेगा? अब हर्षवर्धन का गया, हर्षवर्धन थे 16 साल के। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में अपनी गद्दी को संभाला था। तो इसीलिए इनका जन्म भी याद रखना है, इन्होंने कब राजा बने थे, ये कब मृत्यु हुई थी, सारी चीजें महत्वपूर्ण इसलिए भी हैं क्योंकि ये उत्तर भारत के सम्राट राजा थे, सम्राटी नहीं, सम्राट राजा थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इनकी कौन कौन सी पुस्तक है, इनके दरबारी कवि कौन है, कौन कौन चीनी यात्री यहाँ आया था, कौन सी पुस्तक में, सारी बातें। तो कुल मिला के हर्षवर्धन से हमेशा क्वेश्चन आता है। हर्षवर्धन का मैंने पहले भी करा रखा है, अभी मैं करवा रही हूँ। तो हर्षवर्धन का हर बच्चे को करके जाना है, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, ठीक है। देखो, जन्म हुआ था 590 में बच्चों, और शासन संभाला था 606 में। तो इसका मतलब कुल मिला के ये कब 16 साल में राजा बन गए थे, ठीक है। इनके दरबारी कवि थे, दरबारी कवि थे बच्चों बाणभट्ट। दरबारी कवि कौन थे ये आपको याद रखना है। दरबारी कवि थे बच्चों बाणभट्ट। कौन थे? बाणभट्ट। दूसरी बात, बाणभट्ट आपको याद रखने हैं 606 590। अब आपकी इनकी बाणभट्ट की भी पुस्तक आती है। इन्होंने कौन कौन सी बाणभट्ट की रचना पूछी जाती है ये भी देख लो एक बार। मैं इसको इरेज कर देती हूँ, आगे लिख देती हूँ। देखो, सही समय पे सही टाइम पे पढ़ाई की हुई काम आएगी। अब सही समय चल रहा है तैयारी करने का। अब किसी भी बच्चे को हताश निराश बिल्कुल नहीं होना है। खूब लगातार एनर्जी के साथ पढ़ते रहो, एनर्जेटिक चीजें खाया करो जिससे सारे दिन एनर्जी रहे। ज्यादा रोटी मत खाया करो, दूध वगैरह पी लिया, फ्रूट्स ज्यादा खाया करो अगर संभव हो पाता है तो, ठीक है। देखो बच्चों, बाणभट्ट ने 2 पुस्तक लिखी थी, वो 2 इनकी लिखनी है आपको। क्या क्या 2 रचनाएं हैं, रचनाएं लगा लो, पुस्तक लगा लो। वो है हर्षचरित, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे तो हर्षवर्धन पे लिखी गई हर्षचरित। दूसरी लिखी थी इन्होंने कादम्बरी। क्या लिखी थी? कादम्बरी। ये बात आपको याद रखनी है। हर्षवर्धन की, बाणभट्ट की कौन सी है? हर्षचरित है, दूसरी है कादम्बरी। अब आपको ये भी याद रखना है हर्षवर्धन की कौन सी है। हर्षवर्धन की मेरे प्यारे बच्चों 3 है। वो है हर्षवर्धन की 3 है, ये है
नागानंद, रत्नावली। अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो भी कोई बात नहीं, सुनते रहा करो, रिवीजन हो जाएगी, कुछ कुछ नुकसान तो होता नहीं। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ठीक है। नागरत्न प्रिय थे, ऐसे आप याद रख लेना। क्या? नागरत्न प्रिय थे किसको? हर्षवर्धन राजा को। तो तीनों की तीनों इनकी याद रखनी है, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। इनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट, ये आपको याद रखनी। इनकी कौन सी थी? हर्षचरित और कादंबरी। ये आपको सभी बातें याद रखनी है। फिर आपको याद रखना है क्या? इनको 634 में नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशियन द्वितीय ने हरा दिया था, ये बात भी आपको याद रखना है। आएगा दक्षिण भारत के राजा के साथ इनकी जो लड़ाई थी पुलकेशियन द्वितीय के साथ हर्षवर्धन की। कारण कुछ ये भी था कि हर्षवर्धन उत्तर भारत के राजा रहे, इन्होंने सोचा कि मैं दक्षिण भारत में भी लड़ाई करके विजय हासिल करके मैं नीचे वाली जो टेरिटरी है इसको भी हड़प लूं। लेकिन क्या हुआ कि देखो, आप सम्राट हो, अच्छी बात है, आप प्रतापी राजा हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपसे कोई और भी ज्यादा प्रतापी हो सकता है, ऐसा आप मानो, खुद को भी समझ सकते हो। हम बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन हमसे भी तो बहुत सारे इंटेलिजेंट है ना। सेम बात इनके साथ थी, ठीक है, प्रतापी थे, लेकिन ये दक्षिण भारत में जब इन्होंने राज्य छीनने की कोशिश की तो इनकी लड़ाई हुई थी नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशिन द्वितीय के साथ। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है। अच्छा, फिर आता है ये कब हुई थी, वो आपको याद रखना है 634 ईस्वी में। कब हुई था मेरे प्यारे बच्चों? 634 ईस्वी में। तो ये भी आपको याद रखनी है। और उसमें विजयी कौन रहा था? उसमें विजयी रहे थे पुलकेशिन द्वितीय, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक आपको याद रखना है, हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री आया था। चीनी यात्री कब आया था? चीनी यात्री, अच्छा, 634 से 644 लगभग 8-10 साल वो यहाँ रहे थे। और वो आपको याद रखना है, वो कौन थे चीनी यात्री? हैसे हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री आया था, वो था ह्वेनसांग। कौन थे बच्चों? ह्वेनसांग, ये भी आपको याद रखना है। हैसे हर्षवर्धन, हैसे ह्वेनसांग। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि इनके बारे में उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी थी। और हर्षवर्धन किस धर्म के अनुयायी थे? वो आपको याद रखना है, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। किसके थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अब एक बार फिर से सुनो, जन्म हुआ था 590 में, शासन संभाला था 606 में। अच्छा, मृत्यु हुई थी 647 में। क्वेश्चन ही है किस दौरान शासन किया था, 606 से 647 तक, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपको 606 से 647 जन्म पूछे 590। दरबारी कवि थे बाणभट्ट, उनकी पुस्तक रचयिता दो जो थी पूछ लेंगे, इनके रचयिता कौन है? हर्षचरित और कादंबरी किसकी थी? बाणभट्ट की, क्योंकि हर्षवर्धन पे थी इसलिए हर्षचरित हो गई। फिर हर्षवर्धन की तीनों कौन सी याद रखनी है? नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। नागरत्न प्रिय थे। अच्छा, फिर आपको याद रखना है लड़ाई किसके साथ हुई थी दक्षिण भारत के राजा? वो थे पुलकेशिन द्वितीय, और नर्मदा नदी के किनारे हुई थी, ये भी आपको याद रखनी है, क्योंकि कई बार ये पूछा जाता है किस नदी के किनारे। आप याद रखोगे नर्मदा नदी के किनारे, जो कि लगभग गुजरात और मध्य प्रदेश के एरिया में बहती है, ठीक है। अच्छा, ये बातें आपको याद रखनी है। चीनी यात्री कौन आया था? ह्वेनसांग आया था, ये आपको बातें याद रखनी है। और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, मृत्यु 647 में, ठीक है। सारी की सारी बातें बहुत बार पेपर में आई हुई हैं, इसीलिए बहुत बार मैंने पहले भी बताया, आज एक बार फिर से रिवाइज करा दिया। तो ये सारी की सारी बातें बच्चों याद रखना, ठीक है। इसका आंसर है ए। बढ़े अब आगे, चलो पढ़ो अगला क्वेश्चन। हरियाणा का राज्य पुष्प। देखो बच्चों, एक तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सभी बच्चे जो नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दूसरी बात, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे कि कौन सी क्लास कब आ रही है, क्योंकि बहुत बच्चे मुझे ये कहते रहते हैं कि मैम क्लास कब आ रही है पता नहीं चलता। तो बच्चों, उसके लिए आपको बेल आइकन है ना साइड में, जो घंटी सी है, उसको प्रेस करना पड़ेगा, उसी से आपकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी। अच्छा, एक और बात, ये जो मैं क्लास पढ़ा रही हूं, अब अपनी जो डेली क्लास चलेंगी वो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अपना टेलीग्राम चैनल है रोजगार विद पूनम के ही नाम से, ठीक है, उसको आप ज्वाइन कर लेना। ये सारी की सारा मैं जितना पढ़ाती हूँ सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। जितने क्वेश्चंस कराती हूँ सारी की सारी पीडीएफ में डालती हूँ टेलीग्राम चैनल पे। तो सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है बच्चों।
चलो, हरियाणा का राज्य पुष्प है वो है बच्चों कमल का फूल। क्या है? कमल का। जो हमारे भारत का है वही हमारे हरियाणा का है, ये आपको याद रखना है। अटल बिहारी वाजपेयी ने, जो कि बीजेपी, जो हम भाजपा आज पढ़ते हैं, भाजपा पढ़ते नहीं है, भाजपा एक पार्टी है, जो ये भाजपा शब्द दिया था ना, ये जो हम पढ़ते हैं बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, ये जो शब्द है ना, ये अटल बिहारी वाजपेयी का ही दिया हुआ है, ठीक है ना। और इन्होंने ही कहा था एक बार, कमल का फूल जब खिल जाएगा तो वो खिला ही रहेगा। और देख लो अब आप तीसरी बार सरकार बन चुकी है, तो ये उनकी कही हुई बात है, ठीक है। तो देखो, हरियाणा का राज्य पुष्प क्या है? कमल का फूल है। अच्छा, हरियाणा का पक्षी कौन सा है? हरियाणा का खेल कौन सा है? पक्षी है काला तीतर, जिसे कि साइंटिफिक नेम कई बार पूछ लेते हैं। काला तीतर भी आपको याद रखना है, और इनका साइंटिफिक ब्लैक फ्रैंकोलिन है। क्या है? ब्लैक फ्रैंकोलिन। ये भी आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। ब्लैक फ्रैंकोलिन इनका साइंटिफिक नेम है, ये याद रखोगे। हरियाणा का पक्षी है काला तीतर, और वो आपको याद रखना है साइंटिफिक क्या है? ब्लैक फ्रैंकोलिन। अब बात कर लेते हैं हरियाणा का पशु। काला हिरन, जिसे हम ब्लैक बक बोलते हैं। ये बातें आपको याद रखनी है। और अवार्ड जो हमारा है हरियाणा का, वो भीम पुरस्कार, जो पुरस्कार है हरियाणा का, वो कौन सा है? वो है हरियाणा का पुरस्कार है भीम पुरस्कार, जिसके तहत राशि 5 लाख दी जाती है। हरियाणा का पुरस्कार वो है हमारा भीम पुरस्कार। ये कुछ कॉमन कॉमन बातें हैं, कई बार आसान आसान से भी क्वेश्चन 1-2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको सारी बातें याद हो रहनी चाहिए, ठीक है बच्चों। देखो, हरियाणा का पशु है काला हिरन। अब आप ये मत देखना कि मैं चौथे क्वेश्चन पे आई हूं, अब आपको ये देखना है कि मैं साइड बाय साइड जितने क्वेश्चंस बता रही हूं वो आपको याद कर पा रहे हो या नहीं। वो आप याद कर पा रहे हो, इसका मतलब आप पूरी हरियाणा जी की ईमानदारी से पढ़ रहे हो। अगर आप देखोगे कि क्वांटिटी कितनी है, कि कितने क्वेश्चंस हैं, वो अगर आप देखोगे तो कभी सिलेक्शन नहीं लोगे। आपको जो एक्स्ट्रा बातें बताई जाती हैं, जो क्वालिटी दी जाती है, उन पे ध्यान रखना, वो आपके पेपर में काम आएगी। देखो बच्चों, आप बहुत सारी चीजों को, मैं बहुत बच्चों को ये कहती हूँ, आप हरियाणा जीके जब पढ़ना शुरू करते हो, आपको मैप बहुत जरूरी है पढ़ना। और मैप बहुत जरूरी इसलिए भी है बच्चों पढ़ना, क्योंकि मैप से 2-3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं, जो आपको ना चाहते हुए भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, और बिना पढ़े हुए भी आप क्लियर कर पाते हो, सही कर पाते हो। वो कारण ये है, कई बार पूछ लेते हैं इस जिले से कौन सा सटा हुआ दूसरा जिला है, या फिर इससे कौन सा अदर स्टेट टच होता है। इस तरीके का जब ये क्वेश्चन आता है ना, वो तभी कर पाते हो आप जब आपको अच्छे से मैप आता है। इसीलिए मैप करना हर बच्चे के लिए जरूरी है, ठीक है। तो चलो कर लो, बताओ, आप सारी चीजें देख लो एक बार। हरियाणा का राज्य पुष्प पशु है काला हिरन ब्लैक बक। अच्छा, हरियाणा का खेल है कुश्ती। हरियाणा का पक्षी काला तीतर ब्लैक फ्रोंकोलिन। हरियाणा का पुरस्कार है भीम पुरस्कार, और हरियाणा का पुष्प है कमल का फूल, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, सारी बातें। बढ़े आगे, चलो अगला देखो, महिला पुलिस स्वयं स्वयं है ये। स्वयं सेवक प्रणाली 2 जिलों से शुरू की गई थी, एक है, बताओ आप ये कौन सी है? हरियाणा पुलिस स्वयं से एक प्रणाली 2 जिलों में शुरू की गई थी, वो बतानी है आपको, एक कौन सी है? वो है मेरे प्यारे बच्चों करनाल। ये आपको याद रखना है, करण नगरी करनाल।
जो कि 1 नवंबर 1966 को ही हमारा हरियाणा का जिला बन गया था। तो ये आपको याद रखना, स्वयंसेवक प्रणाली 2 जिलों में शुरू की गई थी, उनमें से एक है करनाल, दूसरा है सोनीपत, जिसे हम दोनों नगर निगम भी है ना 2017 में बनाए गए थे, याद है? वो भी आपको याद रखने हैं। दूल्हे के घर में औरतों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, ये बताओ। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। दूल्हे के घर में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? दूल्हे के घर में औरतों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है बच्चों खोड़िया नृत्य। आप हम हरियाणा वासी हैं तो लगभग हर किसी को पता ही है, क्योंकि हमारे हरियाणा में होता है ना। जब लड़के की शादी करने के लिए, ब्याहने के लिए जब आगे चले जाते हैं, जो लड़कियों के द्वारा, लेडीज के द्वारा मेनली जो किया जाने वाला नृत्य है वो यही है खोड़िया नृत्य। ठीक है, देखो रासलीला लगभग पलवल, मेवात, फरीदाबाद उस साइड होता है, ये आपको याद रखना है। लूर नृत्य लगभग होली के आसपास होता है, जो कि लूर डाले जाते हैं, क्वेश्चन प्रश्न उत्तर के फॉर्म में जो चलता है वो नृत्य लूर नृत्य है। और फाग नृत्य हमें पता ही है, फाग के टाइम पे, फाग के समय में आपको याद रखना है खोरिया नृत्य। एक छड़ी नृत्य के लिए भी आता है। छड़ी नृत्य कब किया जाता है? जो गोगा नवमी होती है उसके आसपास छड़ी नृत्य, छड़ी को लेके घुमाया जाता है, वो वाला। अच्छा, एक होता है खेड़ा नृत्य। खेड़ा नृत्य जिसे हम बोलते हैं, जब हमारे बूढ़े बुजुर्ग, जब जो जिनकी डेथ हो जाती है उस टाइम पे, जब जितने भी दिन पे जो किया जाता है, तेरामी जिसको हम बोल देते हैं, जब उस टाइम पे वो जो नृत्य करते हैं, जब हमारे कोई बूढ़ा या बूढ़ी एक्सपायर हो जाते हैं, तब वो जो नृत्य करते हैं उसको बोलते हैं हम खेड़ा नृत्य। मैं सही बता पा रही हूँ तो। खोरिया नृत्य आपको पता लग गया। रासलीला भी बहुत बार ये पूछा जाता है, रासलीला से क्वेश्चन, ये रासलीला है कौन से डिस्ट्रिक्ट के आसपास, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है रासलीला, कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है या फिर कहाँ पे मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आता है। तो आपको याद रखना है रासलीला बनाया जाता है कहाँ कहाँ, लगभग पलवल के पास, मेवात के पास, फरीदाबाद के आसपास। ठीक है, तो ये रासलीला वहीं होता है। ठीक है, कृष्ण की जो क्रीड़ा स्थली है, जो कृष्ण की लीलाएं बताई जाती हैं, वो वाला ये रासलीला। ठीक है, आओ बच्चों अगले क्वेश्चन पे। एक छोटा हथेलियों में थामा जाने वाला ड्रम कहलाता है, वो बताओ। आपने देखा है ना छोटा हथेली में, हम छोटे थे तब देखते थे, याद है ना? जैसे अब मैं थोड़े दिन पहले खाटू श्याम गई थी, तो मैं वहां से मेरे बेटे के लिए डमरू लेके आई थी। वो छोटा सा ऐसे बजाया जा रहा था, तो वो आते ही बहुत खुश था। तो वो ऐसे बजा रहे थे हाथ में लेके, तो मैं वो क्या बता रही थी उसको कि मैं मुन्ना तेरे लिए क्या लेके आई हूँ, डमरू लेके आई हूँ। तो ये वही डमरू था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक छोटा हथेलियों में थामा जाने वाला ड्रम है, ये क्या है इसका नाम? इसका नाम है डमरू। क्या नाम है बच्चों? डमरू। अगला देखो, वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे फली फूली है। मैंने आपको बहुत बार ये बात बताई है, जितनी भी हमारी प्राचीन चीजें हैं, जितनी भी हमारी पुरानी चीजें हैं, पेपर में पूछ लिया जाए कौन सी नदी के किनारे ये नदी, ये चीज कौन सी नदी के किनारे, हर जितनी पुरानी चीजें हैं, महाभारत, श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, या फिर क्या है ये ज्योतिसर है, गीता स्थली लगा लो, ये जितनी चीजें हैं ना धार्मिक चीजें, और पूछ लिया जाए किस नदी के किनारे, तो आपको बिना सोचे समझे सरस्वती नदी कर देनी है, जो कि हमारे यमुना नगर के आदि बद्री नामक स्थान से निकलती थी पहले, जो कि अभी विलुप्त हो चुकी है। कभी कभी इनके कहीं कहीं पे इसकी साइट देखी गई है, तो अभी ये बताया जा रहा है कि हमारी प्राचीनतम जो नदी थी सरस्वती नदी, उसी के साक्ष्य ये मिल रहे हैं। किसके बारे में बताया जा रहा है? सरस्वती नदी के बारे में बताया जा रहा है। मैंने आपको ये भी बताया था सरस्वती नदी पुनरुत्थान योजना भी शुरू की गई है, वो भी हमारी सरकार के द्वारा, ये बात भी आपको याद रखनी है। अच्छा, इसकी खुदाई की गई, मतलब कुछ साइट्स मिली हैं, उसके लिए भी जो काम किया गया है वो भी मुगलावली गांव में किया गया है। मुगलावली गांव है यमुना नगर का, सरस्वती नदी के रिगार्डिंग। तो सारी की सारी बातें आपको सरस्वती नदी से ये याद रखनी है। आपकी वैदिक सभ्यता, श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश, महाभारत, ये सारी की सारी कौन सी नदी करोगे आप करोगे सरस्वती नदी। कौन सी नदी? सरस्वती नदी। हर बच्चे को याद रखनी है, भूलना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलो आगे।
हेलो। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मैम। मेरी ना एक्चुअली क्लास चल रही है, तो मैं हाँ, जी जी मैं समझ गई थी। हाँ जी, ठीक। तो देखो, वैदिक सभ्यता नदी के किनारे कौन सी फली फूली है? तो वो आपको याद रखना है, सरस्वती नदी। कौन सी नदी बच्चों? सरस्वती नदी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला देखो, चलो बताओ कौन सा प्राचीनतम है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बच्चे फंसते हैं। बताऊंगी कैसे फंसते हैं, करो आराम से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को बच्चों। आप देखो एक बार आराम से। कौन सा हरियाणा का प्राचीनतम है? देखो बच्चों, ये आपको याद रखना है, हड़प्पा घाटी स्थलों में निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम है? वो है बच्चों भिरडाना। क्या है? भिरडाना। और भिरडाना कहाँ की जगह है? फतेहाबाद की। कहाँ की जगह है? फतेहाबाद की। ये आपको याद रखना है। दूसरी आपको याद रखना है, राखी गढ़ी कहाँ है? राखी गढ़ी हिसार में है। और बहुत बड़ा हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे ज्यादा साइट मिली है वो यही है। और यहाँ पे एक राखी गढ़ी में म्यूजियम भी बन रहा है, ये भी आपको याद रखना। अच्छा, बनावली कहाँ है? ये पेपर में आती है सारी चीजें, ये भी हमारी फतेहाबाद में है। और कुनाल कहाँ है? ये भी मेरे प्यारे बच्चों फतेहाबाद में। ये भी कहाँ है? कुनाल भी फतेहाबाद में, बनावली भी फतेहाबाद में है। इसकी खुदाई अमरिंदर के साथ एक और थे, और इनके बनावली के बिष्ट थे। ये आपको याद रखनी है। राखीगढ़ी के अमरिंदर थे। और भिरडाना कहाँ है? भिरडाना फतेहाबाद सबसे पुरानी साइट है, सबसे प्राचीनतम जिसे हम बोलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कुनाल से कि 5000, लगभग 5000 भी लिख देते हैं कई बार, 6000 ईसा पूर्व राजा का मुकुट जो मिला था, 6000 वर्ष पुराना जो राजा का मुकुट मिला, वो कहाँ से मिला? वो आपको याद रखना है, वो मिला फतेहाबाद से। कहाँ से मिला? फतेहाबाद। फतेहाबाद की जगह कौन सी थी? फतेहाबाद की जगह थी बच्चों कुनाल। कौन सी जगह थी? कुनाल। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, आपको याद रखना है बनावली कहाँ की जगह है? बनावली भी फतेहाबाद की, कुनाल भी फतेहाबाद की, भिरडाना भी फतेहाबाद की, राखीगढ़ी हिसार की है, ठीक है। इसका उत्तर कौन सा है? इसका उत्तर है भिरडाना। कौन सा उत्तर है बच्चों? इसका उत्तर है भिरडाना। ये चारों के चारों आपको याद होनी चाहिए, साइट कौन सी कहाँ पे है। चले आगे, चलो अगला क्वेश्चन देखो। हरियाणा शब्द का प्राचीनतम संदर्भ डैश में पाया जाता है? बताओ। हरियाणा शब्द है जिसे हम हरि का आना बोलते हैं, इसका प्राचीनतम पुराना संदर्भ में कहाँ पाया जाता है? क्वेश्चन ये, हरियाणा शब्द का प्राचीनतम संदर्भ। देखो, हो सकता है जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ बहुत बच्चों को आते हो, और जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनको ना आते हो। तो देखो, आप समझो, जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनको बिल्कुल टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जा रहा है। प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चंस ही मैं करवा रही हूँ, ठीक है। तो करते रहना आराम से। दूसरी बात, जिसको आते हैं उसको रिवीजन हो जाएगी। अब ये नहीं मैं कहूंगी कि आपको वैसे वैसे क्वेश्चन उठा के ले आऊं जो ना तो किसी टीचर ने देखे हैं, ना एचएसएससी को लगता कि ये लॉजिकल क्वेश्चन है कि ये पूछने चाहिए। ऐसे अब मैं ले आऊं कि लिख दूं कि हाँ, हरियाणा जीके में आने वाले नए नए क्वेश्चन,
कैसे नए क्वेश्चन हैं, वो आपके दिमाग के द्वारा क्रिएट किए हुए क्वेश्चन हैं। वो एचएसएससी में ये जो सीईटी का, ये जो स्टेट का है, या फिर जहां हरियाणा जी के आते हैं सीईटी का एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, उनको कैसे बता कि ये नए क्वेश्चन है, उनके दिमाग में कैसे ये सोच आएगी, नई उपज आएगी कि हाँ ये क्वेश्चन पूछने चाहिए। तो देखो इलॉजिकल कुछ नहीं आता पेपर में, हमेशा लगभग चीजें पूछी गई हैं और जो एक्सपेक्टेड उसके आसपास के क्वेश्चंस जो लगभग पेपर में आने वाले लॉजिकल हैं, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। और ऐसी बेवजह की बातें, जब अब पेपर आ गया स्टेट का, उसके बाद बहुत जल्दी सीईटी क्या आएगा, तो अब आपको कोई ये कह दे कि हाँ बताओ ये है ना, फटाफट आप देखो नए नए क्वेश्चंस बनाए गए हैं आपके लिए, तो इन बातों पे बिना ध्यान देते हुए, पहली बात प्रीवियस ईयर पेपर सारे कर जाना, सारे क्वेश्चंस कर जाना। दूसरा, एक्सपेक्टेड जो हमेशा हरियाणा जीके जो आती है, किसी भी टीचर के आप हरियाणा जीके की बुक खरीदते हो तो लगभग जो सारा सिलेबस वही है जो हमेशा पूछा गया और जो पूछे जाने की संभावना है। अब आपको पेपर पास में आएगा तो बहुत सारे टीचर्स यूट्यूब पे ये बताएंगे प्रीवियस ईयर पेपर में आने वाले क्वेश्चंस, सॉरी नए नए अब पेपर में आने वाले क्वेश्चंस, नए क्वेश्चन बनने वाले, नए कैसे पता होगा उनको भी, जो सोचो आप खुद के जो एग्जाम कंडक्ट करेंगे उनको कैसे पता होगा कि यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नहीं, या आप कुछ पास में से कुछ भी बना लेते हो, इसका कोई मतलब नहीं है। अब हांसी में कोई पूछ ले काली देवी मंदिर कहाँ, हांसी वालों को ही तो पता है ना। अब आपको कैसे पता जो देखी क्लास और कहीं से, मतलब कहीं से भी, कौन से भी डिस्ट्रिक्ट से, मान लो पलवल से, हिसार से, फरीदाबाद से और कहीं से, उनको कैसे पता होगा? नहीं पता ना, तो ऐसे क्वेश्चन इलॉजिकल आते ही नहीं है। ठीक है, तो इन बातों पे आप टाइम वेस्ट नहीं करना बच्चों। आपको जो सिलेबस दे रखा है ना, बस उसी पे अपना फोकस रह के आराम से स्टडी करके पेपर दे के आना। नहीं तो हम यूट्यूब पे पढ़ते पढ़ते कब हमारा टाइम चला गया, कब पूरा दिन चला गया, ये पता नहीं चलेगा। इस बात का जरूर ध्यान रखना। अपना सिलेबस पास में होना चाहिए। आप सारा सिलेबस कर लिया है, बहुत अच्छी बात है, फिर आप प्रैक्टिस करते रहो। बिना प्रैक्टिस कुछ भी नहीं होगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये बात बिल्कुल सही है। जब देखो हम छोटे होते थे, हमारे हरियाणा जी के कोई सब्जेक्ट था ही नहीं। अब जब तैयारी करने लगे तब मैंने की, अब तो आप तैयारी कर रहे हो, आप कर रहे हो, तो तभी तो पढ़ रहे हैं ना। जब हरियाणा जी के आने लगी है 16 के बाद ही तो हरियाणा जी के आने लगी है ना, तब समझ पा रहे हो, तो उसके बाद ही आने लगी है, तो वही हमने पढ़ा है और वही पढ़ा रहे हैं, तो लगभग वही चीजें तो पूछी जाएंगी ना। तो इसीलिए आप, अच्छा सिलेबस करने के बाद आप मॉक टेस्ट जरूर लगा लेना, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करके गए ना तो फंसोगे। प्रैक्टिस सच्चाई है। जब मैंने पहली बार पेपर दिया था ना, तब मेरे को हरियाणा जीके के काफी सारे क्वेश्चंस गलत हुए थे, क्योंकि अच्छे से तब तक क्लियर हुई ही नहीं थी। ठीक है, तो ऐसा होता है, हर किसी के साथ होता है। इसीलिए कह रही हूं, कुछ कमी ये भी थी, तैयारी करने लगे और पेपर जल्दी आ गया था। तो इस बात का ध्यान रखना है। ये धीरे धीरे ही सारी चीजें पक्की होती चलती है, माइंड में सेट होती चलती है। जीके का तो एक सीधा सा कंसेप्ट है, चीजों को बार बार पढ़ते रहो, आपको पूरी याद हो जाएगी। तो इसी तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, चलो पढ़ो। हरियाणा शब्द का प्राचीनतम संदर्भ कहाँ पाया जाता है, क्वेश्चन है हमारा ये, और आपको याद रखना ये चाहमान में मिलता है। ठीक है, कौन से में? चाहमान में। ऋग्वेद में हरियाणा का नाम क्या है? रज ए हरियाणे। ऋग्वेद में हरियाणा का नाम है बच्चों रज ए हरियाणे। क्या है? रज ए हरियाणे, ये आपको याद रखना है। ऋग्वेद में नाम पूछ लेते हैं कई बार, रज ए हरियाणे है, और प्राचीनतम संदर्भ पाया जाता है चाहमान में। किसमें मिलता है? चाहमान में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आओ आओ आगे आओ बच्चों। देखो, ग्राम पंचायत वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए काम करती है, लगभग हर बच्चे को पता होगा। बताओ आप, टाइम वेस्ट नहीं करना इस पे तो बच्चों, है ना। 5 वर्ष के लिए होती है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। तो ग्राम पंचायत कितने वर्षों के लिए बनती है? 5 वर्ष के लिए। सरपंच बनते हैं, ये आपको पता है, पंचों के द्वारा चुने जाता है। ठीक है, हुड्डा का अर्थ है, देखो कई बार फुल फॉर्म आती है भाई। हुड्डा का जो पहले नाम क्या था बताओ? हुड्डा जैसी फीलिंग आती है। अब इसका नाम लिख दिया दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड। उत्तर
हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड। इसका मतलब DHBVNL UHBVNL ये बन गए हैं, क्योंकि अब सरकार है बीजेपी की। वैसे तो नाम हुड्डा से, हुड्डा का संबंध नहीं था, लेकिन सरकार ने बदल के, हो सकता उन्होंने कुछ सोचा हो तो ये नाम बदल के ये कर दिए गए, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड। और इसका फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म बहुत बार आती हैं पेपर में, पूछी जाती हैं हर बच्चे को, जो कुछ 10-15 ही फुल फॉर्म लगभग पूछी जाती हैं, वो मैं आपको करवाती चलूंगी, ठीक है। CIRB की फुल फॉर्म पूछी जाती है, जैसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च बुफेलोज, तो ये भी CIRB की भी फुल फॉर्म आती है, ठीक है। तो इस तरीके से NDRI की नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट 1955 करनाल, ये भी आपको याद रखने हैं। तो इस तरीके से ये 86 वाला 85 वाले, ये एक इक्विनॉक्स का घोड़े वाला अनुसंधान केंद्र है 86 और ये 85, तो ये आपको याद रखने हैं। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च बुफेलोज, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, अच्छा हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी इसकी फुल फॉर्म है। तो इस तरीके से आगे जो भी और फुल फॉर्म आएंगी, याद आएंगी, मैं बताती चलूंगी, भी ध्यान नहीं है। तो HUD की क्या है फुल फॉर्म? हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये देख लो कहाँ है, वुमेन डेवलपमेंट नहीं है, डिस्ट्रॉय अथॉरिटी भी नहीं है, राइट्स भी नहीं है, ये है बच्चों हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। इसका उत्तर है ये। 12th क्वेश्चन का उत्तर है बी। क्या है बच्चों? बी। पढ़े आगे, चलो देखो 13th क्वेश्चन, भिवानी नहर से निकाली गई है कौन सी नहर? नहीं, भिवानी नहर निकाली गई है कौन सी नहर से, ये बताना है, बताओ। देखो गंगा का हमारे से कोई संबंध नहीं है, यमुना उधर है, तो यमुना से पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई है, ये बिल्कुल सही है। ओखलाबाद दिल्ली साइड है, तो ये बचा भाखड़ा नहर। कौन सा? भाखड़ा नहर, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो आओ बच्चों, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया था। हर्षवर्धन की बाद राजाओं ने, कौन से राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया था? देखो हर्षवर्धन की एक राजधानी थी थानेश्वर। थानेश्वर है कहाँ की जगह? कुरुक्षेत्र की जगह। कहाँ की जगह बच्चों? थानेश्वर कुरुक्षेत्र की जगह है, ये आपको याद रखनी है। इनकी पहली राजधानी ये रही थी, ठीक है। इनकी उत्तर प्रदेश की बाद में दूसरी राजधानी कन्नौज बनी थी। कौन सी बनी थी? कन्नौज बनी थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसीलिए इनकी राजधानी थी हर्षवर्धन की कन्नौज भी। कन्नौज है यूपी में। तो इसीलिए ये क्वेश्चन में पूछा गया है क्या कि हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई कब हुई? 647 में। 606 से 647 तक इन्होंने क्या किया था? मतलब शासन किया था, राजा रहे थे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद राजाओं ने कन्नौज पर, कौन से राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया था? क्वेश्चन है हमारा ये। और ये आपको याद रखना है, ये किया था प्रतिहार ने। किसने किया था? प्रतिहार ने। प्रतिहार वंश था, इन्होंने बाद में शासन किया था। किसके बाद? वर्धन वंश के बाद, क्योंकि हर्षवर्धन वर्धन वंश था, इसीलिए जैसे प्रभाकर वर्धन था, राज्य वर्धन था, हर्षवर्धन था, ये इनका वंश था वर्धन वंश, ठीक है। इसीलिए अपने नाम के पीछे लगा लेते थे, जैसे इनके पिताजी थे प्रभाकर वर्धन, बड़ा भाई राज्यवर्धन, ये हर्षवर्धन। तो ये जो वर्धन लगा रहे हैं, ये वर्धन इनका वंश था, इसीलिए ये लगाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। कुल मिला के बात ये है, जब वर्धन वंश का पतन हुआ, शक्तिशाली राजा नहीं बचे, उसके बाद कौन से वंश ने शासन किया था? ये क्वेश्चन ये है, तो वो आपको याद रखना है। वो क्या था? प्रतिहार वंश ने। कौन से वंश ने? प्रतिहार वंश ने, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये इसका उत्तर है सी। बढ़े अब आगे, चलो आओ बच्चों, देखो 15th क्वेश्चन, अंबाला के प्रसिद्ध है क्या? बताने की जरूरत नहीं है, आमों की अधिकता की वजह से अंबालिका के नाम पे अंबाला नाम पड़ा था, ये सबको पता है, ठीक है। तो 15th का आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, वह नृत्य जिसमें गोपियां कृष्ण के चारों ओर वृत्त बनाती हैं और कहलाती हैं, बताओ क्या? अभी बता रही थी ना मैं थोड़ी देर पहले इस बात के बारे में, क्या बता रही थी मैं?
देखो क्वेश्चन पढ़ो पहले तो। वह नृत्य जिसमें गोपियां कृष्ण के चारों ओर वृत्त बनाती है। कृष्ण बीच में खड़े हो गए, चारों साइड सर्कल बना लिया और बीच में चारों साइड से गोपियों ने कृष्ण को घेर लिया, और जो कि आनंद भी लेते थे गोपियों के साथ कृष्ण, तो है ना, पता भी है सभी को। तो कृष्ण के तो ये कौन सा, क्या था ये, क्या कौन सा नृत्य कहलाता है? अभी मैंने बताया था कृष्ण की रासलीला, कृष्ण की गाथाएं, कृष्ण की सारी चीजें रासलीला के अंतर्गत आती हैं। ये आपको याद रखना है, और लगभग लगभग आपको ये भी याद रखना है, पूछा जाता है रासलीला कौन से जिलों में मनाया जाता है, वो आपको याद रखने हैं। लगभग दक्षिण के पलवल हो गया, मेवात हो गया, फरीदाबाद, इस एरिया में रासलीला मनाई जाती है, ठीक है, क्योंकि आसपास मथुरा। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, मराठी आपको पता है महाराष्ट्र का हो गया, और असम बिहू, बिहू हो गया असम का। ये बात आपको याद रखनी है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है, ठीक है, और मराठी महाराष्ट्र का, असम बिहू हो गया कहाँ का? असम का। ये आपको याद रखना है। मेरे बेटे का कल पेपर था और कुछ चीजें जीके की कर ली उसने, जैसे सेकंड क्लास में ही, अभी छोटा ही है, 6.5 साल का ही है। तो उसने क्या किया कि उसको थोड़ी सी जीके बताई होगी मैम ने, उन्हें मुझे बताया नहीं। तो उसके पेपर में पूछा गया कि ये क्या कुतुब मीनार कहाँ है, ठीक है। तो अगर मेरा बेटा तो कराया जयपुर में है, तो आने के बाद कहता है नहीं मम्मा जयपुर में ही है, नहीं मम्मा दिल्ली में नहीं है, जयपुर में ही है, ठीक है। और बुक में लिख रखा था दिल्ली, तो लिखना ही था वो। तो कह रहा है कि नहीं मम्मा, तो पेपर बनाने, पेपर में नहीं, ये गलत, बुक में नहीं, गलत लिख रखा है, दिल्ली में नहीं है, जयपुर में है। तो आप ऐसा काम मत करना। आसपास की जब पूछी जाए रासलीला के बारे में तो आपको तीनों ये जिले याद रखने हैं, ठीक है। अब आप कहने लग जाओ कि नहीं रासलीला तो महेंद्रगढ़ में भी होती है। महेंद्रगढ़ में होती है, कुछ जगह पे मना ली जाती होगी, लेकिन फेमस है वो आपको याद रखना है कि पलवल है, मेवात है, फरीदाबाद, इस एरिया में, ठीक है। कई बार बच्चे बहुत ही इलॉजिकल भी चीजें कर देते हैं, फिर कहता है मम्मा आपने मुझे कुतुब मीनार नहीं दिखाया ना, इसलिए मैं गलत कराया। चलो बात बाकी उसकी भी सही है, बच्चों को घुमाना चाहिए चीजों को। प्रैक्टिकल जब आप बच्चों को दिखाते हो ज्यादा सीखते हैं। देखो बच्चों, कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को सुनाया था। किसने सुनाया था? क्योंकि धृतराष्ट्र तो अंधे थे। किसने सुनाया था? सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है, हर बच्चे को पता है। संजय ने सुनाया था। किसने सुनाया था? संजय ने सुनाया था। अच्छा, महाभारत का युद्ध ईस्वी के दौरान हुआ था, यह भी आपको याद रखना है। 900 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 900 ईसा पूर्व हुआ था, ये बात भी आपको याद रखने हैं। 18 अध्याय है, 900 ईसा पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ था। वैसे ना आज तक जितने क्वेश्चन देखे गए हैं महाभारत से संबंधित कम आते हैं क्वेश्चन। देखो महाभारत का टॉपिक जो 2018 में 18,000 भर्ती हुई थी ग्रुप डी की, उस टाइम बहुत ज्यादा क्वेश्चन महाभारत के पूछे गए थे। उसके बाद से लगभग जितने पेपर हुए ना, बहुत कम महाभारत के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लेकिन क्या है कि उसके बाद अब नहीं पूछे गए, और चीजें हमेशा वही पूछी जाती हैं जो थोड़ी सी हटके, कि बच्चे इस फ्लो में चलते रहते हैं कि महाभारत के बारे में नहीं पूछेंगे, क्योंकि पीछे लगभग 3-4 साल से क्वेश्चन कम दिख रहे हैं। दिखते तो है एकाध, लेकिन कम दिख रहे हैं, जो कि 2018 में ग्रुप डी में जितने आए थे। तो बच्चे क्या करेंगे कि ये ग्रुप, इसमें पेपर को इसमें छोड़ देंगे। जब सीईटी का पेपर आया फिर स्टेट का, तो मैं आपको ये कहूंगी कर जाना, भरोसा कुछ नहीं है। हमें अपनी तरफ से पूरा 100% तैयार करके जाना है। वो पेपर में क्या दे रहे हैं, हमें ये तो पता है ना कि वो महाभारत से संबंधित क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका मतलब हमें वो टॉपिक करके जाना ही जाना है, वो चाहे पेपर में पूछे या ना पूछे, ठीक है। तो इसीलिए ये आपको बात याद रखनी है। इसका आंसर है बच्चों ए। क्या है? ए आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, ये पेपर में पूछा गया था, ये भाई 2021 में एसआई का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था, और ये मेरा ही पेपर था, एक एसआई का पेपर उसमें आया था। जब मैंने एक पेपर दिया था एसआई का, और उसमें मैं कट ऑफ भी क्लियर कर गई थी, सब क्लियर हो गया था, लेकिन हुआ क्या मेरे साथ है कि मैं फिजिकल नहीं क्लियर कर पाई। इसका मतलब मुझसे रनिंग नहीं हुई। मैं पेपर क्लियर कर दिया और सभी हंस रहे थे कि अब ऐसा ही लगेगी टीचिंग की तैयारी करने के बाद। देखो पता नहीं होता कौन से फील्ड में क्या लगना पड़ जाए। आपको अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहना चाहिए, ठीक है। एक बार तो हमारा टारगेट नौकरी लेना होना चाहिए।
तो सभी हंस रहे थे लेकिन हंसते रहे तो वो हंसी ही रह गई, क्योंकि मेरे से क्या नहीं हुआ, मेरे से बच्चों फिजिकल क्लियर ही नहीं हुआ, जबकि आसान था। तो मुस्तफाबाद का नया नाम क्या है? सरस्वती नगर है। क्या है बच्चों? सरस्वती नगर। ये आपको याद रखना है। ये जगह कहाँ की है ये आपको याद रखनी है। ये जगह है यमुना नगर की बच्चों। कहाँ की है? यमुना नगर की जगह है। ठीक है, मुस्तफाबाद सरस्वती नगर का। पहले पुराने नाम कौन से थे, उनके नए नाम बदल के कौन से कर दिए गए, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आता है। आप ये कर जाना, क्योंकि बहुत बार पेपर में पूछा गया है। यहां से क्वेश्चन गलत मत करना, यहां से क्वेश्चन तैयार करके चले जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन आसान होते हैं, मुश्किल नहीं होते। बस एक बार देखोगे, मैंने करवा भी रखा है, वो क्लास देख लेना बस। ठीक है, लगभग वो सारे करवा रखे हैं जो पेपर में आने वाला है। देखो बच्चों, ये बताओ, पढ़ो और बताओ। देखो क्वेश्चन है, हरियाणा नगम निगम संशोधन अधिनियम के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ने वाले पुरुष को न्यूनतम शिक्षित कितना होना चाहिए? देखो पहले तो मैं आपको पंचायत वाला बता दूं। देखो पंचायत वाला क्या होता है, सरपंच के लिए कितना है? जनरल कैटेगरी के लिए पंचायत सरपंच के जो चुनाव, पंचायत के जो सरपंच जो बनाए जाते हैं, उनके जनरल कैटेगरी के लिए तो स्टडी कर दी गई है 10वीं। किसके लिए? पुरुष के लिए। पढ़ाई की भी वो 10वीं पास होना चाहिए। 10वीं किसके लिए है? पुरुष के लिए। जनरल के लिए बात कर रही हूँ। और 8वीं किसके लिए है? 8वीं है महिलाओं के लिए। ये कई बार क्वेश्चन आता है, ये आपको याद रखना है। 8वीं किसके लिए है? महिलाओं के लिए। मैं आपको ये बता रही हूँ, सरपंच का इलेक्शन लड़ने के लिए, सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए वो बता रही हूँ। कंडीशन ये है कि जब आप सरपंच का चुनाव लड़ते हो, जनरल कैटेगरी के हो और मेल हो, पुरुष हो, तो आपको 10वीं पास होना जरूरी है। ठीक है। दूसरी बात आपको याद रखनी है, अगर आप जनरल हो और फीमेल हो, महिला हो, तो आपका सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए 8वीं पास होना जरूरी है। ठीक है। और अदर कैटेगरीज हैं, उनकी आपको याद रखनी है, पुरुष के लिए 8वीं पास होना जरूरी है, और महिला के लिए, जनरल को छोड़ के अदर कैटेगरी का है, और महिला के लिए 5वीं पास होना जरूरी है। ये योग्यता कई बार पूछी जाती है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है बच्चों। कौन सी? 10वीं, 8वीं पुरुष महिला जनरल के लिए, और अदर कैटेगरी के लिए 8वीं और 5वीं। ये आपको याद रखना है सरपंच के लिए। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओ। ये मैं मिटा देती हूँ। इतने बताओ बच्चों, बताओ। इसके लिए भी क्या होनी चाहिए? इसके लिए भी बच्चों 10वीं होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? 10वीं होनी चाहिए। ये आपको याद रखने, क्या होना चाहिए? 10वीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। आपको याद होगा ना, मैं जब क्लास लेती, हम बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, तो जब हम बहुत टाइम से जुड़े हुए तो हम बहुत टाइम से जिक्र करते रहते हैं कि पेपर की तैयारी करते रहना, जल्दी पेपर होंगे, जल्दी पेपर होंगे, कहते रहते हैं, और सुनते भी रहे होगे आप अगर मेरे से पढ़ रहे हो तो। अब आप देखो, सही समय आ गया है। जो भी बच्चे स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल सही बढ़िया टाइम है स्टेट का अब पेपर निकालने का। क्योंकि अगर इस स्टेट के बेस पे आगे भर्ती आ जाती है, ठीक है, और आपका भर्ती मेंस का फॉर्म भरने के लिए ही आप लायक नहीं हो, तो पछतावा बहुत होगा। तो वो पछतावा ना हो, इसके लिए अब बिल्कुल सही समय चल रहा है। खूब मेहनत कर दो। 26-27 जुलाई अभी पास में नहीं है, लगभग ये मान के चलो कि 2 महीने आपके पास हैं, लगभग 65 दिन आपके पास पूरे हैं। इन 65 दिन में खूब जम के पढ़ लेना, आराम से निकाल दोगे। अगर जो बच्चा फ्रेशर भी है ना, अब भी पढ़ना शुरू करेगा, क्योंकि साइकोलॉजी 30 नंबर की आएगी, ज्यादा मुश्किल नहीं आती। पढ़ते हो तो, सारे टॉपिक क्लियर करते हो तो। हिंदी आप अगर करते हो तो भी ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगी। हाँ, एक और बात, जो बच्चा हिंदी का बैच खरीदना चाहे ना, मैंने करवा रखी है हिंदी डिवाइन स्टडी ऐप पे। डिवाइन स्टडी ऐप पे पूरी हिंदी करा चुकी हूं मैं।
199 रुपीज है इसका, ठीक है, 199 में। इतने में तो मैं बहुत बार बोलती हूँ, आप बुक भी खरीद लेते हो। इतने में मैंने पूरी हिंदी करा रखी है डिवाइन स्टडी ऐप पे। अगर आपका सिलेबस सही से करना है, एक भी नंबर ना कटे, आप सिलेबस यहाँ से कर लो, और अपने ही चैनल के प्लेलिस्ट में बहुत सारे प्रश्न करा रखे हिंदी के, अब वो वहां से हल कर लो तो आराम से हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से यही बात है, कुछ चीजें आपको आती हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, जो सिलेबस आपको नहीं आता उसको आप कोई बैच लेके हर चीज सारी साइड से हाथ पैर मारते हैं, तब कहीं जाके पेपर निकलते हैं, ऐसे नहीं निकलते, ठीक है। चलो बताओ बच्चों, जोगिंदर सिंह एक साहित्यज्ञ है, कहाँ से है ये बता दो। कहाँ से है बच्चों जोगिंदर सिंह? ये है कहाँ से बच्चों? शाहबाद से। और शाहबाद कहाँ की जगह है? कुरुक्षेत्र की, ये आपको याद रखना है। जोगिंदर सिंह कहाँ से है बच्चों? शाहबाद से। और शाहबाद कहाँ की जगह है? कुरुक्षेत्र की है, ये बात आपको याद रखनी है। बड़े अब आगे आसान आसान बातें आती हैं, बस इनको एक बार चीजों को रिवाइज करते रहना। अगला देखो बच्चों, बाल मुकुंद गुप्त हरियाणा के एक साहित्यज्ञ है। बाल मुकुंद गुप्त, ठीक है, हरियाणा के एक साहित्यज्ञ हैं बाल मुकुंद गुप्त। कुल मिला के साहित्य किस चीज में है ये बताओ। और ये बहुत बार आया है बाल मुकुंद गुप्त के। कोहिनूर है, बाल संपादक के, उर्दू के कच्चे चिट्ठे हैं, कुल मिला के बहुत सारे इनके साहित्य की पुस्तक हैं। और ये उन पुस्तकों को लिखते किस में थे, बात ये है कि किसके साहित्य के कौन सी भाषा में लिखने वाले थे, ये आपको याद रखने हैं। ये लिखते थे उर्दू में। किस में लिखते थे? उर्दू में। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है बच्चों। किस में लिखते थे? उर्दू में। ये बात आप याद रखोगे। चलो आगे आओ बच्चों, चैत्र चौदस का मेला किस जिले में है बता दो। अभी ये आसान क्वेश्चन है और ये आना चाहिए आपको। चैत्र चौदस का मेला ये लगता है कुरुक्षेत्र में बच्चों। कहाँ लगता है? कुरुक्षेत्र में। बिलासपुर का नाम व्यासपुर, और सोनीपत शोणप्रस्थ श्रवण के नाम पे। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ मिलती हैं? सोनीपत में। एजुकेशन सिटी कौन सी है? सोनीपत में। मोतीलाल नेहरू एकेडमी बन गई है, जो अब यूनिवर्सिटी का रूप धारण कर लिया, वो कहाँ है? यहाँ पे। NLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत में। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन सोनीपत में। बहुत सारी चीजें सोनीपत की याद रखनी है। और बहुत बार पूछा जाता है शेष शैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति कहाँ से मिली थी, वो भी आपको याद रखना है। वो शेष शैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति फाजिलपुर सोनीपत से ही मिली थी, ये भी आपको याद रखना है सोनीपत का आंसर। और चैत्र चौदस का मेला किस जिले में लगता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये लगता है बच्चों कुरुक्षेत्र में। कहाँ लगता है? कुरुक्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा लोकमान्य हरियाणा लोक नृत्य हरियाणा राज्य का है? हरियाणा राज्य का है, ये बता दो। आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, ये हमारा धमाल है। क्या है? धमाल है। यक्षगान, यक्षिणियों की मूर्तियां, पेपर में आया था ये क्वेश्चन। क्या? यक्षिणी की मूर्ति कहाँ मिलती है? यक्षिणी की मूर्ति कहाँ मिलती है? तो बच्चों आपको ये याद रखना है, ये मिली थी यक्षिणी की मूर्ति मिली थी पलवल से। कहाँ से मिली थी मेरे प्यारे बच्चों? याद रखोगे, पलवल से। तो आपको याद रखना है यक्षिणी की मूर्ति कहाँ से मिली थी? पलवल से मिली थी। ये हर बच्चे को याद होना चाहिए, यक्षिणी की मूर्ति पलवल से, ठीक है। बढ़े अब आगे, चलो। यक्षगान का होगा या सम बिहू, पता ये धमाल है बच्चों इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन देखो, मनोहर ज्योति योजना हरियाणा सरकार की एक योजना है, पढ़ो। मनोहर ज्योति क्योंकि मनोहर लाल खट्टर के द्वारा शुरू की गई थी, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया मनोहर ज्योति योजना। हरियाणा सरकार की एक योजना है। किस चीज के लिए योजना बनाई गई थी? मेन क्वेश्चन ये है। नए बाग रोशन हेतु सब्सिडी देने के लिए, मजदूरों के विकलांग बच्चों को आर्थिक सहायता देने के लिए, घरेलू सौर ऊर्जा बनाने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन है ये।
मनोहर ज्योति योजना हरियाणा सरकार की एक योजना है। ये किससे संबंधित है? क्वेश्चन ये है नए बाग पोषण हेतु सब्सिडी देने के लिए, मजदूरों के विकलांग बच्चों को आर्थिक सहायता देने के लिए, घरेलू सौर ऊर्जा बनाने के लिए। बताओ बच्चों। अपना क्वेश्चन है ये, और इसका देखो ज्योति से संबंध किससे होता है? ज्योति, ज्योति का संबंध आपको पता ही है, कहीं ना कहीं रोशनी से इसका संबंध है ना, रोशनी से, ज्वाला से, लाइट से, है ना। तो ये भी गलत, ये भी गलत, नाम से ही दिख रहा है। कई बार तो नाम से संबंधित आपको उत्तर दिख जाएगा, कई बार नहीं दिखेगा। जरूरी नहीं है जो नाम लिख रखा है उससे संबंधित उत्तर वैसा ही दिखेगा, नहीं, लेकिन लगभग लगभग दिख जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। देखो बच्चों, घरेलू सौर ऊर्जा बनाने के लिए है, ये किसके लिए है? घरेलू सौर ऊर्जा बनाने के लिए मनोहर ज्योति का एक ही सरकार की योजना थी, ये आपको याद रखना है। घरेलू सौर ऊर्जा से संबंधित कहने का मतलब ये है भाई बच्चों, सीधी सी बात ये है, इलेक्ट्रिसिटी की खपत बहुत ज्यादा इतनी बन नहीं रही है, और आपको पता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। नॉन रिन्यूएबल होने की वजह से आप इसको बार बार, जो हम पेड़ पौधे जो 1000-2000 वर्ष दबने के बाद उन चीजों से बन रही है, उसमें टाइम तो लगता है ना। तो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी की जो बिजली की खपत हो रही है उसके लिए सेकंड सोर्स तो निकाला जाएगा ना। तो सेकंड सोर्स क्या निकाला हम, ताकि हम सोलर सिस्टम प्रयोग कर सके सौर ऊर्जा का, क्योंकि आपको पता है धूप तो आपको डेली मिलनी है, सन से सन लाइट आपको डेली मिलनी है, और आपको पता भी है कितनी ज्यादा एनर्जी है सन के अंदर, ठीक है। तो वहां से इसका प्रयोग करके बिजली के लिए बात चल रही है। तो ये है सी आंसर, घरेलू सौर ऊर्जा बनाने के लिए, ठीक है। ये इसका उत्तर हो गया। चलो बढ़े आगे, चलो। हरियाणा मेरी फसल मेरा ब्यौरा प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है बताओ। नए बाग लगाने के लिए 50% हेक्टेयर की सब्सिडी देता है, या कृषकों का लोग इन फसल बेचने हेतु कूपन पाने का आवेदन करता है। ई खरीद मतलब इलेक्ट्रॉनिक खरीद के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, या फिर रबी फसल के लिए 1.50%, खरीफ फसल के लिए 2%, कपास के लिए 5%, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बच्चों ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा। ये है किसके लिए? ये है ही मेनली कृषकों का, लोग इन फसल बेचने हेतु कूपन पाने का आवेदन, ई खरीद इलेक्ट्रॉनिक खरीद, ठीक है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा में है यही चीज कि आपकी फसल में खेती में कोई नुकसान हो जाए तो सरकार कुछ इलेक्ट्रॉनिक खरीद है इसमें कुल मिला के हेल्प करती है, इसीलिए इसका नाम ही मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, ठीक है। और आपने देखा होगा ना पीछे धान की खेती को कम करने के लिए, मतलब कम क्या बंद ही करने के लिए, क्योंकि वहां पे पानी का यूज ज्यादा हो रहा है, इसीलिए उसके लिए भी बार बार आया था ना कि सरकार 8000 रुपए देने के लिए बोल रही है, ताकि हम धान की खेती ना करें, क्योंकि उसमें पानी बहुत ज्यादा लगता है, इसीलिए, है ना। पीछे भी आई थी ये बात के बारे में। तो आपको इसका उत्तर याद रखना है बी। क्या है बच्चों इसका आंसर? बी। चलो अगला देखो, निम्न में से कौन सा एक खनिज पदार्थ है जो भारत में सिर्फ जिला भिवानी के कलियाड़ा में पाया जाता है? अब ये भिवानी नहीं है, अब ये चरखी दादरी है। जब ये पेपर में था 2016 बनने से पहले ये भिवानी का क्वेश्चन आया था, ये आपको याद रखना है। देखो ये हिलना पत्थर है, कलियाड़ा है, कलियाड़ा चरखी दादरी की जगह है। मेरा चरखी दादरी के पास में मायका है, तो वहां पास में ही कलियाड़ा गांव है, तो इसलिए याद है। याद तो क्या है मैं बता रही हूँ, हिलता हुआ पत्थर यहाँ पे है, ठीक है। कौन सा, बाकी मैंने देखा अभी तक बिल्कुल नहीं है। कौन सा एक खनिज पदार्थ है जो भारत में सिर्फ और सिर्फ चरखी दादरी के कलियाड़ा में ये मिलता है, और ये सिर्फ 3 ही जगह पे मिलता है। भारत में मिलता है, ब्राजील में है, और यूएसए संयुक्त यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ये चीज ये मिलता है, हिलता हुआ पत्थर। ये हमारे पूरे वर्ल्ड में 3 ही जगह मिलता है, ब्राजील, यूएसए और इंडिया। और हम ब्लेस्ड हैं कि हमारे ही भारत के चरखी दादरी, भारत के हरियाणा और हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी के गांव कलियाड़ा में मिलता है। बाकी सच में हिलता है क्या ये मुझे पता नहीं है, ठीक है। हो सकता है हम रख देते होंगे तो थोड़ा थोड़ा लुढ़कता हुआ आपको नजर आता होगा, तो शायद इसीलिए इसका नाम
हिलता हुआ पत्थर है। तो 27 क्वेश्चन का आंसर है बच्चों सी। क्या है? सी। ये आपको याद रखना है। बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं। निम्न में से हरियाणा के किस जिले में स्वामी ओमानंद सरस्वती संग्रहालय स्थित है? ये बहुत बार पेपर में आया है और ये हर बच्चे को याद भी रखना है। क्या? स्वामी ओमानंद सरस्वती संग्रहालय कहाँ है? बिना सोचे समझे हर बच्चे को याद होना चाहिए। वो जगह जो हमारे हरियाणा के पहले सीएम कौन थे? बताओ आप। हमारे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा, बीडी शर्मा, जिनके के नाम पे रोहतक में पीजीआई भी है, उन्हीं के नाम पे ही है, जो कि झज्जर के बेरी से संबंध रखते थे। ठीक है, और उन्हीं की जगह झज्जर, वहां पे ही ये स्वामी ओमानंद सरस्वती संग्रहालय स्थित है। ये आप याद रखोगे झज्जर से। बाड़सा कैंसर संस्थान भी हमारा झज्जर में ही है। ठीक है, सेक्स रेशो यहाँ पे ना, छोटे बच्चों का जो रेशो था 6 साल तक के, वो यहाँ का जब 2011 में जनगणना, ये बहुत बेकार आया था झज्जर का उस टाइम पे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसका उत्तर है बच्चों ए। क्या है? ए उत्तर। अगला क्वेश्चन पढ़ो। निम्नलिखित में सभी रेवाड़ी जिले की तहसील है सिवाय, बताओ कौन सी नहीं है? रेवाड़ी तो खुद अपने आप में, रेवाड़ी तो जिला ही हो गया, तो अपने आप में होगी। कोसली भी इसकी जगह है। बाबल नहीं है, ये बावल है, ये भी जगह है। नूह एक रेवाड़ी की तहसील नहीं है। नूह अपने आप में एक जिला है जिसका कि पहले नाम मेवात था। ठीक है, तो कौन सा इसका उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा सी, क्योंकि रेवाड़ी की जगह नहीं है नूह। रेवाड़ी की जगह ना होने की बजाय ये अपने आप में एक जिला है। कहाँ का, कब बना था ये इसका जिला बना था ये 4 अप्रैल 2005 को, जिसका कि पहले नाम रखने की बात थी सत्यमेवपुरम। सत्य की ही जीत होती है, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुसलमान रहते हैं और गांधी जी ने इनको आश्वासन दिया था कि आप यहाँ से मत जाओ, यहाँ पे आप सुरक्षित हो, इसीलिए ये यहाँ पे रहे थे। और ये गांधी का ही है सत्यमेवपुरम। ठीक है, यहाँ का नाम पे पहले रखने की बात थी सत्यमेवपुरम। ये बात आपको याद रखनी है। 4 अप्रैल 2005 को ये जिला बना था। चलो अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में जयंती पुरातात्विक संग्रहालय स्थित है? नचारखेड़ा भी एक लड़की ने पूछा था। नचारखेड़ा कहाँ है मैम? बुक में शायद हिसार लिख रखा था, वो गलत है। नचारखेड़ा बच्चों जींद में है। कहाँ पे है? जींद में। और ये जयंती देवी संग्रहालय भी हमारा कहाँ है? जींद में है। और भीमेश्वरी देवी मंदिर हमारा जैसे बेरी झज्जर में है, ऐसे ही जैसे भीमेश्वरी मंदिर बेरी झज्जर में है, ऐसे ही आपको याद रखना है भूतेश्वर मंदिर हमारा झज्जर में है। कहाँ? सॉरी, भूतेश्वर मंदिर हमारा जींद में है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, रानी तालाब का मंदिर हमारा जींद में है। बहुत सारी चीजें हैं हमारी जींद की। चमड़ा उद्योग हमारा कहाँ का फेमस है? चमड़ा उद्योग हमारा जींद का फेमस है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, बढ़े आगे, चलो। इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों ए। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखो। श्रवण कुमार के नाम पे हरियाणा के किस जिले का नाम पड़ा है? देखो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। अब जिस बच्चे को ना पता हो, से श्रवण, से सोनीपत, ऐसे याद कर लेना है। ठीक है, फतेहाबाद, फतेह के नाम पे फिरोज शाह तुगलक, हिजार भी फिरोज शाह तुगलक। महेंद्रगढ़ के बारे में बताना आप। और श्रवण कुमार के नाम पे कौन सा जिला? सोनीपत। ये आपको याद रखना है बच्चों। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से मिली थी? ये आपकी सोनीपत से मिली थी, जिसे हम एजुकेशन सिटी बोलते हैं। ठीक है, सोनीपत ही इसका उत्तर होगा बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन देखो। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? स्थापित होगा नहीं, ये स्थापित हो चुका है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो बताओ आप, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित होगा?
बताओ बच्चों। ज्योति सर, बरगद का पेड़, ये सारी बातें आपको याद होगी ना, पहले बताई हुई है मैंने। हम्म। तो ये बात आपको याद रखनी है बच्चों, ठीक है। बताओ, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? बहुत बार बताया है मैंने, जो मनमोहन सिंह के द्वारा नींव रखी गई थी, और वो रखी गई थी 2014 में इसकी शुरुआत, इस जो कि 4 यूनिट में लगेगा। 700 मेगावाट की 4 यूनिट लगेंगी, 2800 मेगावाट का बनेगा। दूसरी बात आपको इसके बारे में याद रखना है, इनकी अभी 1-2 यूनिट ही तैयार हुई है, लगभग पहले एक थी, अब लगभग दूसरी की बात चल रही है। ये बनेगा 2800 मेगावाट, जो कि इसके लिए कुरुक्षेत्र पर्यावरण कोर्ट ने बीच में टांग भी अड़ाई थी कि ये गलत है, यहाँ पे नहीं लगाना, लेकिन फिर भी ये लगाया गया, क्योंकि आपको पता है बिजली की खपत तो बहुत ज्यादा है, और उसके लिए परमाणु संयंत्र, बिजली की खपत क्या ही लग रही है, ये जो एनर्जी की खपत है, ठीक है। तो इसके लिए ये आपको याद रखना है, इसका उत्तर होगा बच्चों डी। क्या होगा? डी उत्तर। अच्छा, अगला देखो, हरियाणा के किस नगर को बावड़ी और तालाबों के नगर के नाम से जाना जाता है? हमारा क्वेश्चन है ये, हरियाणा के किस नगर को बावड़ी और तालाबों के नगर के नाम से जाना जाता है, ये बताओ आप। बताओ, बहुत आसान क्वेश्चन है। बताओ बच्चों। बावड़ी और तालाबों के नगर से जाना जाता है नारनौल को। किसको जाना जाता है? नारनौल को। और नारनौल कहाँ की जगह है? नारनौल है महेंद्रगढ़ की। कहाँ की है? महेंद्रगढ़ की। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन देखो। आईसीसी द्वारा घोषित अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप टीम में किस हरियाणवी खिलाड़ी को जगह मिली है? क्वेश्चन है हमारा ये आपको याद रखना है बच्चों, शेफाली वर्मा को। किसको मिली है? शेफाली वर्मा को। आईसीसी द्वारा अंडर 19 महिला T20 कप में शेफाली वर्मा रोहतक से संबंध रखती हैं। अगला क्वेश्चन है, किस हरियाणवी ने विश्व के आयरन मैन का खिताब जीता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसका आंसर क्या होगा ये आपको याद रखना है। राहुल टूरन है। ये कौन है? राहुल टूरन को आयरन मैन का खिताब जीता है। किसने? राहुल टूरन ने। ये थे मेरे प्यारे बच्चों आज के हमारे क्वेश्चन। कल आगे और करेंगे। मैं आपको कह रही थी लगातार क्लास रहेगी, आप सभी बच्चों को लगातार जुड़े रहना है। सभी बच्चे नए जो जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सभी बच्चे शेयर भी एक एक जरूर कर ही दोगे, ये मैं आपसे उम्मीद करती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब अपनी क्लास यही खत्म होती है, और सभी बच्चों को ये जो पीडीएफ है ये अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी बच्चों। टेलीग्राम चैनल अपना इसी नाम से ही है, रोजगार विद पूनम से। और आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। सभी की समस्या देखी जाती है, और मैं लगभग देखती भी हूँ, और मेरी कोशिश ये रहती है कि हर किसी का मैं रिप्लाई भी जहां तक पॉसिबल होता है करती ही हूँ, ठीक है। तो क्लास पसंद आई हो तो आप लाइक कर देना। कोई अच्छा सही सजेशन हो तो आप वो भी दे सकते हो, ठीक है। समस्या हो तो आप वो पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि कई बार अब ऐसा होगा जिस दिन ड्यूटी पे नहीं गई, छुट्टी ले ली, उस दिन मैं आपकी क्लास कोशिश करूंगी कि दिन में भी ले लूं। तो वो दिन में तब लूंगी ना जब आपके पास, आपको पता जब चलेगा जब आपके पास नोटिफिकेशन आएगी। उसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। उम्मीद करती हूँ क्लास पसंद आई होगी। सभी बच्चे लगातार पढ़ते रहना, थोड़ा समय है और सही दिशा में पढ़ते रहना। आपका पेपर एचटेट का 26-27 जुलाई को बता रहे हैं, बता क्या रहे होगा, ये तो कंफर्म्ड ही हो गया है, लेटर जारी हो गया है एचबीएससी का। और सीईटी का भी बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है इन्फॉर्मेशन, पोर्टल ओपन होने वाला है। तो बच्चों लगातार पढ़ते रहो, अब सही समय चल रहा है पढ़ने का। ये एचटेट की पढ़ाई ही आपके सीईटी के एग्जाम में भी काम आएगी। तो चलो, थैंक यू बच्चों।